गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वह है नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की प्रकृति। तो आज के हम वीडियो में अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्येक शास्त्र की प्रकृति से अभिप्राय यह है कि वह विषय विज्ञान है, कला है अथवा विज्ञान और कला दोनों ही हैं। अर्थशास्त्र की प्रकृति के अध्ययन का उद्देश्य यह भी ज्ञात करना है कि अर्थशास्त्र विज्ञान है अथवा कला है या विज्ञान और कला दोनों ही हैं। यदि यह विज्ञान है तो ये वास्तविक विज्ञान है या आदर्शात्मक विज्ञान है या दोनों ही हैं। इन सब के बारे में जानना किसी भी शास्त्र या किसी भी विषय की प्रकृति के बारे में जानना होता है। जो प्रोफेसर सिमिल्सन हैं उनके अनुसार अर्थशास्त्र कलाओं में प्राचीनतम, विज्ञान में नवीनतम, वस्तुतः सभी विषयों की सम्राज्ञी है। यानी इकोनॉमिक्स इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ द आर्ट्स, द न्यूएस्ट ऑफ द साइंसेस, इंडीड द क्वीन ऑफ ऑल द सोशल साइंसेस। यानी सिमिल्सन मान के चलते हैं कि जो अर्थशास्त्र है वह कला भी है, विज्ञान भी है और जो सभी सामाजिक विज्ञान हैं उन सब में सर्वश्रेष्ठ भी है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कि क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है। तो कोई भी विषय विज्ञान है या नहीं है, ये दो आधारों पर हम कह सकते हैं। पहला तो हमें ये पता होना चाहिए कि विज्ञान किसे कहते हैं और दूसरा विज्ञान की क्या क्या विशेषताएं हैं। अगर वे सभी विशेषताएं अर्थशास्त्र में हैं तो अर्थशास्त्र विज्ञान हुआ, और अगर वो विशेषताएं अर्थशास्त्र में नहीं हैं तो अर्थशास्त्र विज्ञान नहीं हुआ। तो सबसे पहले विज्ञान ज्ञान का वह क्रमबद्ध रूप है जो किसी विशेष घटना के कारण तथा परिणाम के पारस्परिक संबंध को प्रकट करता है। यानी साइंस जो है वह कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशन को बताता है किसी भी पर्टिकुलर फिनोमिना के। तो आर्थिक क्रियाओं से संबंधित तथ्य एकत्रित किए जाते हैं अर्थशास्त्र में भी। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र यह देखता है कि जब कीमत बढ़ती है तो मांग साधारणतः कम हो जाती है। एक व्यक्ति जब किसी वस्तु की अधिक मात्रा खरीद लेता है तो उस वस्तु की उपयोगिता कम हो जाती है। तो इस प्रकार अर्थशास्त्री आर्थिक क्रियाओं के विषय में तथ्य एकत्रित करता है, परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि विज्ञान केवल तथ्यों का ही समूह नहीं होता है। दूसरे शब्दों में विज्ञान का निर्माण करने के लिए हमें तथ्यों का क्रमबद्ध ढंग से संग्रह, वर्गीकरण और विश्लेषण करना चाहिए। और अर्थशास्त्र में भी आर्थिक तथ्यों का संग्रह, वर्गीकरण और विश्लेषण किया जाता है। जो दूसरा है, तो हमने देखा कि विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान जो किसी भी घटना के कारण व परिणाम के संबंध को बताता है, तथ्यों को संग्रहित करता है, उनको विश्लेषित करता है और उनका क्रमबद्ध अध्ययन करता है। तो इसी प्रकार अर्थशास्त्र में भी हम तथ्यों को एकत्रित करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं और विश्लेषण करते हैं। जो दूसरा है वह है कि विज्ञान की विशेषताएं क्या हैं, क्या क्या हैं। तो जो सबसे पहली विशेषता है विज्ञान की वह यह है कि इसमें तथ्यों को एकत्रित करना, कलेक्शन ऑफ डेटा। प्राचीन अर्थशास्त्री बेकन ने विज्ञान की मुख्य विशेषताएं, ये 4 मुख्य विशेषताएं बताई हैं। पहला, तथ्यों को संग्रहित करना या एकत्रित करना, माप यानी मेजरमेंट, व्याख्या एक्सप्लेनेशन, 4th, सत्यता की जांच या वेरिफिकेशन। तो 1 बाय 1 हम इन विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। जो पहली है वह है तथ्यों को एकत्रित करना। तो जो हमारा अर्थशास्त्र है उसमें भी हम तथ्यों को एकत्रित करते हैं। विज्ञान में सबसे पहले किसी भी विषय से संबंधित तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। अर्थशास्त्र में भी आर्थिक क्रियाओं से संबंधित तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए एक अर्थशास्त्री यह देखता है कि जब कीमत बढ़ती है तो मांग साधारणतः कम हो जाती है।
एक व्यक्ति जब किसी वस्तु की अधिक मात्रा को खरीद लेता है तो उस वस्तु की उपयोगिता उसके लिए क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस प्रकार अर्थशास्त्री भी आर्थिक क्रियाओं के विषय में तथ्य एकत्रित करता है। जो दूसरी विज्ञान की विशेषता है वह है माप यानी मेजरमेंट। विज्ञान में तथ्यों के मापने का प्रयत्न किया जाता है। इसके लिए तथ्यों का वर्गीकरण तथा प्रस्तुतिकरण किया जाता है। अर्थशास्त्र में भी आर्थिक तथ्यों को मापा जाता है। एक अर्थशास्त्री यह मापने का प्रयत्न करता है कि अगर कीमत बढ़ती है तो कीमत में मांग मात्रा में कितनी वृद्धि होगी। यदि देश में बेरोज़गारी है तो बेरोज़गारों की संख्या क्या है। यदि देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है तो वो किस दर पर वृद्धि हो रही है। इन तथ्यों को मापने के लिए अर्थशास्त्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक और इकोनोमेट्रिक्स की सहायता लेता है। तो इस प्रकार जो तथ्य लिखित रूप में एकत्रित कर लिए जाते हैं उन्हें आंकड़े कहा जाता है। तो इस प्रकार अर्थशास्त्र में भी तथ्यों को मापा जाता है। जो तीसरी विशेषता है विज्ञान की वह है व्याख्या यानी एक्सप्लेनेशन। विज्ञान में तथ्यों को एकत्रित करके उनको माप कर उनकी व्याख्या की जाती है, अर्थात उनका क्रमबद्ध अध्ययन सिमेट्रिक स्टडी किया जाता है। एक तथ्य के कारण परिणाम में संबंध स्थापित करके आर्थिक नियम बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में मांग व कीमत में होने वाले परिवर्तनों के पारस्परिक संबंध का अध्ययन करके मांग का नियम बनाया गया। तो इस प्रकार जो अर्थशास्त्र है उसमें भी व्याख्या की जाती है। जो चौथी विशेषता है विज्ञान की वह है सत्यता की जांच यानी वेरिफिकेशन। विज्ञान की अंतिम विशेषता यह है कि वैज्ञानिक नियमों को वास्तविक जीवन में लागू करके यह जानकारी प्राप्त की जाती है कि वे ठीक हैं अथवा नहीं हैं, अथवा वे तथ्यों के अनुकूल है या नहीं है। प्रत्येक विज्ञान अपने नियमों की सत्यता की जांच करता है। नियमों की सत्यता की जांच के लिए जांच दो प्रकार से की जा सकती है। पहला, यदि कोई नियम वास्तविक मान्यताओं पर आधारित है तो उसे सत्य समझा जाएगा। दूसरा, यदि किसी नियम पर आधारित भविष्यवाणी सत्य होती है तो भी नियम सत्य समझा जाएगा। इसके लिए प्रयोग भी किए जाते हैं। अर्थशास्त्र में भी नियमों की सत्यता की जांच की जाती है। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र के कई नियम जैसे घटते प्रतिफल का नियम, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो थ्योरी है वह भी वास्तविक घटनाओं पर लागू होने के कारण सत्य मानी जाती है। तो उपरोक्त विश्लेषण से सिद्ध होता है कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, परंतु कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्र एक विज्ञान नहीं है, क्योंकि अर्थशास्त्र के नियम इतने निश्चित और सार्वभौमिक नहीं होते हैं जितने भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि विज्ञानों के होते हैं। तो वास्तव में उनका मत उचित भी है। तो प्रोफेसर सोलिंगमैन हैं, उन्होंने विज्ञान को दो भागों में बांटा है। एक सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस और दूसरा प्राकृतिक विज्ञान यानी नेचुरल साइंस। तो अर्थशास्त्र जो है हमारा वह एक सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि इसका संबंध मनुष्य से है, जबकि बौद्धिक विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि प्राकृतिक विज्ञान है, क्योंकि इनका संबंध निर्जीव पदार्थों से है। तो इस प्रकार हमने देखा कि क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है। अगर यह विज्ञान है तो इसमें ये विशेषताएं होनी चाहिए जो हमने पढ़ा कि अर्थशास्त्र में पाई जाती हैं। परंतु जो अर्थशास्त्र है वह हमारा प्राकृतिक विज्ञान ना होकर एक सामाजिक विज्ञान है। अब अर्थशास्त्र के सामाजिक विज्ञान होने के पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं। जो पहला तर्क है वह है क्रमबद्ध अध्ययन। सामाजिक विज्ञान से अभिप्राय वह विज्ञान से है जो मनुष्य का समाज के सदस्य के रूप में अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र में ऐसे कई सामाजिक मनुष्यों के धन संबंधी कार्यों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात धन से संबंधित परस्पर निर्भर क्रियाएं जैसे उपभोग, उत्पादन, विनिमय आदि का अध्ययन किया जाता है। जो दूसरा तर्क दिया जाता है अर्थशास्त्र के सामाजिक विज्ञान होने के लिए वह है वैज्ञानिक नियम। अर्थशास्त्र के नियम जैसे मांग का नियम, पूर्ति का नियम आदि वैज्ञानिक नियम हैं। ये नियम आर्थिक घटनाओं के कारण व परिणाम से संबंध
स्थापित करते हैं। मांग के नियम से प्रकट होता है कि यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम हो जाती है। तो इस प्रकार यह नियम कीमत में होने वाले परिवर्तन जो कारण है के फलस्वरूप मांग में होने वाले परिवर्तन जो परिणाम है में संबंध स्थापित करता है। जो तीसरा तर्क दिया जाता है वह है नियमों की सत्यता, वैलिडिटी ऑफ लॉज। प्रत्येक विज्ञान अपने नियमों की सत्यता की जांच भी करता है। यदि कोई नियम वास्तविक मान्यताओं पर आधारित है अथवा उस पर आधारित भविष्यवाणी ठीक सिद्ध होती है तो उसे सत्य समझा जाएगा। अर्थशास्त्र में भी कई नियम हैं, जैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये सभी वास्तविक घटनाओं पर लागू होने के कारण इन्हें सत्य माना गया। तो उपरोक्त विश्लेषण से सिद्ध होता है कि जो अर्थशास्त्र है वह एक सामाजिक विज्ञान है जिसमें मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का क्रमबद्ध अध्ययन वैज्ञानिक नियमों के आधार पर किया जाता है। जो नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र जो है हमारा वह प्राकृतिक विज्ञान क्यों नहीं है। इसके पक्ष में कुछ तर्क हैं कि प्राकृतिक विज्ञान नहीं होने के क्या तर्क दिए जाते हैं। जो पहला तर्क है वह है कि जो अर्थशास्त्री हैं उनमें क्या है, मतभेद है। अर्थशास्त्रियों में अधिकतर आर्थिक समस्याओं के विषयों में मतभेद पाया जाता है। इसके विपरीत प्राकृतिक वैज्ञानिकों में अपने विषय के संबंध में बहुत ही कम मतभेद पाया जाता है। जो तीसरा तर्क दिया जाता है प्राकृतिक विज्ञान ना होने के, अर्थशास्त्र के प्राकृतिक विज्ञान ना होने के पक्ष में, वह है निश्चित नियम। प्राकृतिक नियमों के विषय में जैसे भौतिक शास्त्र का गुरुत्वाकर्षण का नियम एक पूर्ण रूप से निश्चित नियम है। इसके विपरीत जो भी वस्तु ऊपर फेंकी जाएगी वह अवश्य ही नीचे गिरेगी। इसके विपरीत हमारे अर्थशास्त्र में नियम पूर्ण रूप से निश्चित नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए जो हमारा मांग का नियम है वह तभी लागू होगा जब उपभोक्ता की आय और फैशन आदि में परिवर्तन नहीं हो। यदि अगर उसके मांग आय में या फैशन में परिवर्तन हो जाता है तो वहाँ मांग का नियम लागू नहीं होता है। जो तीसरा तर्क दिया जाता है वह है सार्वभौमिक नियम। प्राकृतिक विज्ञानों के नियम सार्वभौमिक होते हैं, यूनिवर्सल लॉज होते हैं। वे एक स्थान या प्रत्येक समय पर लागू हर एक स्थान या प्रत्येक समय पर लागू होते हैं, परंतु अर्थशास्त्र के जो हमारे नियम हैं वो सार्वभौमिक नियम नहीं होते हैं। वे हर स्थान या प्रत्येक समय पर लागू नहीं होते हैं। इनमें परिवर्तन आता रहता है। समय स्थान परिस्थितियों के अनुसार जो हमारे अर्थशास्त्र के नियम हैं वह भी बदलते रहते हैं। जो चौथा तर्क दिया जाता है वह है नियमों की सत्यता की जांच, वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ्स। प्राकृतिक वैज्ञानिक अपने विज्ञान से संबंधित नियमों की सत्यता की जांच कहाँ करते हैं? प्रयोगशाला में करते हैं। प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट्स की सहायता से करते हैं। इन नियमों के आधार पर काफ़ी सीमा तक सही भविष्यवाणी भी की जा सकती है। अर्थशास्त्र के पास अपने नियमों की जांच के लिए कोई प्रयोगशाला नहीं होती है। अर्थशास्त्र के पास मुद्रा के रूप में आर्थिक क्रियाओं का मापने का जो पैमाना है वह भी निश्चित नहीं है। मुद्रा के मूल्य में भी परिवर्तन आता है। आर्थिक नियमों के आधार पर की गई भविष्यवाणी कई बार गलत भी होती है। इस तरह कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की तुलना में अधिक निश्चित विज्ञान है क्योंकि उसके पास मुद्रा के रूप में एक मापदंड है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जो अर्थशास्त्र है वह प्राकृतिक विज्ञान तो नहीं है परंतु एक सामाजिक विज्ञान है। अब जो नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है अर्थशास्त्र को लेके वह ये होता है कि अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान है या आदर्शात्मक विज्ञान भी है। इज इकोनॉमिक्स ओनली ए पॉजिटिव और ए नॉर्मेटिव साइंस। तो अर्थशास्त्र की प्रकृति के संबंध में एक प्रश्न ये भी उत्पन्न होता है कि अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान है अथवा एक आदर्शात्मक विज्ञान भी है।
अर्थशास्त्रियों में इस संबंध में मतभेद पाया जाता है। रॉबिन्सन और फ्रीडमैन के अनुसार अर्थशास्त्र केवल एक वास्तविक विज्ञान है, जबकि मार्शल पिगो हार्ट्री इसे वास्तविक विज्ञान और आदर्शात्मक विज्ञान दोनों प्रकार का विज्ञान मानते हैं। तो इस प्रकार जो रॉबिन्सन और फ्रीडमैन हैं वह अर्थशास्त्र को सिर्फ वास्तविक विज्ञान मानते हैं, इसका आदर्शात्मक विज्ञान से कोई नाता नहीं है। तो अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, इसके पक्ष में क्या तर्क हैं उनके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें पता करना है कि वास्तविक विज्ञान क्या है। वास्तविक विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें किसी विषय की सही या वास्तविक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। इस बात की व्याख्या करता है कि क्या है, यह कैसे कार्य करता है और इसके क्या प्रभाव होंगे। अर्थात वास्तविक विज्ञान केवल वास्तविक अर्थात क्या, कैसे, क्यों, व्हाट, हाउ, व्हाई का अध्ययन है। इसके अध्ययन में यह ज्ञात नहीं होता कि क्या होना चाहिए। वास्तविक विज्ञान में किसी भी प्रकार के सुझाव का कोई स्थान नहीं है। पारस्परिक अर्थशास्त्री सीनियर व अन्य आधुनिक अर्थशास्त्री जैसे मिल्टन फ्रीडमैन, लॉर्ड रॉबिन्सन आदि का यह विचार है कि अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान है। अर्थशास्त्र का संबंध इस बात का अध्ययन करने से है कि आर्थिक क्रियाएं क्या हैं, क्या थी और क्या होंगी। यह ज्ञात करना नहीं कि आर्थिक क्रियाएं क्या होनी चाहिए। तो इस प्रकार जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं उन्होंने माना कि अर्थशास्त्र केवल एक वास्तविक विज्ञान है जो क्या है की स्थिति पर ध्यान देता है, ना कि क्या होना चाहिए पर ध्यान देता है। तो प्रोफेसर लॉर्ड रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र का कार्य खोज करना और व्याख्या करना है, उनका कार्य समर्थन या आलोचना करना नहीं है। तो इस तरह से जो फ्रीडमैन और रॉबिन्सन हैं उन्होंने अर्थशास्त्र को केवल वास्तविक विज्ञान माना है और उन्होंने बताया कि अगर अर्थशास्त्र का अध्ययन सिर्फ वास्तविक विज्ञान के रूप में हो तो उसे क्या लाभ होंगे। तो उन्होंने 5 लाभ बताए हैं अगर अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान के रूप में ही अध्ययन किया जाए। जो पहला लाभ है वह है अधिक तर्कपूर्ण। वास्तविक विज्ञान का आधार तर्क है, जबकि आदर्शात्मक विज्ञान का आधार भावनाएं हैं। तर्क पर आधारित होने के कारण वास्तविक विज्ञान अधिक निश्चित होता है, क्योंकि तर्क द्वारा किसी क्रिया के कारणों व परिणामों का संबंध प्रकट किया जाता है। तो इस प्रकार वास्तविक विज्ञान रहने पर अर्थशास्त्र में तर्क का अधिक प्रयोग किया जा सकता है और तर्क का अधिक प्रयोग अर्थशास्त्र को अधिक निश्चितता प्रदान करेगा। जो दूसरा लाभ होगा वह होगा अधिक कुशलता। प्रत्येक समस्या के वास्तविक व आदर्शात्मक पहलुओं का ज्ञान अलग अलग होता है, इसलिए यदि इसका अध्ययन अलग अलग किया जाएगा तो श्रम विभाजन के लाभ प्राप्त होंगे। यदि अर्थशास्त्री केवल आर्थिक क्रियाओं की वास्तविकता का अध्ययन करेंगे तथा इस समस्या को कि आर्थिक लक्ष्य क्या होने चाहिए राजनीतिज्ञों, नीतिशास्त्रियों तथा समाजशास्त्रियों पर छोड़ देंगे तो वे अपने कार्य अधिक कुशलतापूर्ण कर सकेंगे। जो तीसरा लाभ होगा अर्थशास्त्र को वह होगा अधिक सहमति। यदि अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक क्रियाओं की वास्तविकता का अध्ययन किया जाएगा तो अर्थशास्त्रियों में मतभेद कम होगा तथा उससे अधिक सहमति पाई जाएगी। इसके फलस्वरूप अर्थशास्त्र की प्रकृति तेजी से हो सकेगी और इसके विपरीत यदि अर्थशास्त्र का वास्तविक तथा आदर्शात्मक दोनों रूपों में अध्ययन किया जाएगा तो अर्थशास्त्रियों में मतभेद बढ़ जाने की संभावना बहुत अधिक हो जाएगी। जो चौथा लाभ होगा वह है अधिक निष्पक्षता, मोर न्यूट्रलिटी। यदि अर्थशास्त्री क्या है तथा क्या होना चाहिए दोनों अवधारणाओं का एक साथ ज्ञान
प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे तो वह निष्पक्ष नहीं रह पाएंगे। वह जो सुझाव देना चाहेंगे उसके अनुसार ही तथ्यों को प्रकट करने की कोशिश करेंगे और इस प्रकार आर्थिक क्रियाओं का सही विवरण प्रस्तुत नहीं हो सकेगा। अर्थात अर्थशास्त्र का केवल वास्तविक विज्ञान के रूप में ही अध्ययन किया जाना चाहिए, तभी हमें सही तथ्यों का ज्ञान हो सकेगा। जो पांचवी विशेषता है वह है सिद्धांतों का निर्माण। एक सिद्धांत महत्वपूर्ण तथ्यों के पारस्परिक संबंध को प्रकट करता है। एक वास्तविक विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र का मुख्य कार्य आर्थिक सिद्धांतों का निर्माण करना होगा और यह कार्य तभी संभव हो सकता है जब अर्थशास्त्र केवल तथ्यों से हो, उनकी अच्छाई या बुराई से ना हो। तो इस प्रकार जो प्रोफेसर रॉबिन्सन ने अगर अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान ही रखा जाए तो ये 5 विशेषताएं, ये 5 गुण जो है अर्थशास्त्र में आ जाएंगे। नेक्स्ट है, अगर अर्थशास्त्र एक आदर्शात्मक विज्ञान के रूप में भी अगर इसका अध्ययन किया जाए तो अर्थशास्त्र को क्या क्या लाभ होंगे या क्या क्या विशेषताएं इसमें समाहित होंगी। तो जो अनेक अर्थशास्त्री हैं जैसे मार्शल, हार्ट्रे, वुल्फ आदि ये मानते हैं कि अर्थशास्त्र एक आदर्शात्मक विज्ञान भी है वास्तविक विज्ञान होने के साथ साथ। आदर्शात्मक विज्ञान वह विज्ञान है जिसका उद्देश्य आदर्शों को निर्धारित करना है। यह विज्ञान समस्याओं को सुलझाने के लिए भी सुझाव देता है। जो प्रोफेसर कीन्स है वह अर्थशास्त्र के आदर्शात्मक विज्ञान के रूप में भी इसे स्वीकार करते थे। आदर्शात्मक विज्ञान का मुख्य उद्देश्य लक्ष्यों का निर्धारण करना है। उदाहरण के तौर पर एक आदर्शात्मक विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र कई प्रकार के सुझाव देगा, जैसे देश का आर्थिक विकास होना चाहिए, कीमतों में स्थिरता पाई जानी चाहिए, पूर्ण रोजगार होना चाहिए, आय का समान वितरण होना चाहिए। अर्थशास्त्र का संबंध केवल तथ्यों के अध्ययन करने से नहीं है, बल्कि आर्थिक लक्ष्यों को निर्धारित करने से भी है। अर्थशास्त्र का संबंध केवल तथ्यों को एकत्रित करने से नहीं होना चाहिए, इसमें व्यवहारिक उपयोग के लिए सुझाव भी देने चाहिए। उनकी अच्छाई व बुराई के संबंध में मत भी प्रकट करता है। महात्मा गांधी के अनुसार ऐसा अर्थशास्त्र जो व्यक्ति या राष्ट्र के नैतिक मूल्यों पर आघात करे अनैतिक व घृणित है। तो इस तरह से जो कई अर्थशास्त्री हैं उन्होंने अर्थशास्त्र को आदर्शात्मक विज्ञान भी माना है और उन्होंने अगर अर्थशास्त्र को आदर्शात्मक विज्ञान माना जाए या अर्थशात्मक विज्ञान के रूप में इसका समावेश किया जाए तो निम्नलिखित लाभ अर्थशास्त्र को प्राप्त होंगे। पहला, अधिक व्यवहारिक बन पाएगा, अधिक उपयोगी, अधिक बचतपूर्ण तथा अधिक यथार्थवादी स्थिति अर्थशास्त्र को प्राप्त होगी। जो प्रोफेसर वेगनर हैं उनके अनुसार अर्थशास्त्र एक वास्तविक तथा आदर्शात्मक दोनों प्रकार का विज्ञान है। तो इस तरह से हमने जो हमारा पूरा वीडियो है उसमें हमने डिस्कस किया कि अर्थशास्त्र की प्रकृति कैसी है, कि ये विज्ञान है या कला है, विज्ञान या कला दोनों हैं, और अगर अर्थशास्त्र विज्ञान है तो कैसा विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है या प्राकृतिक विज्ञान है, प्लस अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है या आदर्शात्मक विज्ञान है या दोनों हैं। तो जो अब हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि अर्थशास्त्र क्या कला है, इसके कला में होने के क्या क्या तर्क दिए जाते हैं, और अर्थशास्त्र की सीमाओं के बारे में हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर द लिसनिंग।